हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू शर्मास फिजिक्स क्लास। आज हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे पुली से रिलेटेड, पुली ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड। और हमने जो अब तक सीखा उसको देखेंगे हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ एक आध चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। वैसे आप लोग जानते होंगे। ठीक है। पहला है कि ये बहुत ही फेमस ट्रायंगल है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। इस ट्रायंगल में सबसे लंबा साइड कौन सा होगा? ये होगा 5, 90 डिग्री है। ये 4, ये 3। तो जो सबसे छोटा साइड है उसके अपोजिट का एंगल हो जाएगा 37 और 4 के साइड का हो जाएगा 53 डिग्री। ये तो 90 है ही। ये ट्रायंगल आपको याद रखना है। ठीक है। ये बहुत ही फेमस ट्रायंगल है, आपको याद रखना चाहिए। ऐसे ही एक और ट्रायंगल आता है, आपने सिमिलैरिटी पढ़ी होगी। ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो भी ये एंगल 37, 53 और ये 90 डिग्री रहेगा। ठीक है। फेमस राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरी एक बात, आपको कहीं पे भी कुछ एंगल दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आपको ये एंगल पता है थीटा, ठीक। तो क्या करेंगे हम, यहां से कैसे खींच लेंगे, यहां से कैसे खींच लेंगे। एक छोड़ के ये थीटा होगा, एक छोड़ के ये थीटा होगा, एक छोड़ के ये थीटा होगा। ये आपको याद रखना है। उसी तरह ये अगर फाई है तो एक छोड़ के ये फाई होगा, एक छोड़ के ये फाई होगा, एक छोड़ के ये फाई होगा। ये आपको याद रखने वाली चीज है। ठीक। और हाँ, कंपोनेंट हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। कोई अगर वेक्टर है, मान लीजिए P, तो उसका कंपोनेंट हमको निकालना है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। ये एंगल थीटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, T से x पे और y पे कंपोनेंट लेंगे। इसको हम लोग लिखते हैं P cos थीटा और इस कंपोनेंट के लिखते हैं हम लोग P sin थीटा। कैसे लिखते हैं, ये मान लीजिए मेरा ओरिजिन है, ये पॉइंट P हो गया, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें cos थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, OA बाय हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, OP। एक्चुअली में क्या है, OA, OP क्या है, एक्चुअली P वेक्टर है आपका, यही P वेक्टर है। ठीक है। तो OA क्या हो जाएगा, P cos थीटा, P को इधर लाएंगे। उसी तरह sin थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, एंगल के अपोजिट वाला, सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, PA परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज OP। ठीक है। मतलब PA बाई P। तो इसी तरह PA हो जाएगा हमारा P साइन थीटा। ठीक। ये और ये, इसको बोलते हैं कॉस कंपोनेंट या एक्स एक्सिस कंपोनेंट, इसको वाई एक्सिस कंपोनेंट बोलते हैं। इन दोनों को मिला के ये वेक्टर बनता है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सिस्टम है, जो मैंने ट्रायंगल बताया वही है। ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर साइड है, ये 3 मीटर साइड है। ये एक वेज है जिसके ऊपर 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं और इन 2 ब्लॉक को स्ट्रिंग के माध्यम से जोड़ा गया है। और यहाँ टिप पे एक पुली है। ठीक है। ये पुली के ऊपर से ये स्ट्रिंग जा रही है। ठीक। हमें क्या बताना है, हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। ठीक है। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले हम लोग एंगल फैंगल निकाल लेते हैं। ये दिया हुआ है तो कुछ तो कारण होगा। ये 90 है, 4 के साइड वाला क्या हो जाएगा 53 और
3 के साइड वाला क्या हो जाएगा 37। ट्राइंगल इधर आपको चाहिए तो छोटा सा बना लीजिए। 5 4 3 37 53 ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने से पहले समझते हैं सिस्टम में क्या है। अब ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा हमें पता नहीं है। एक्सेलरेशन निकाले तो निकाले कैसे, कुछ हिंट तो मिले, दोनों का वेट बराबर है या फिर एक्सेलरेट ही नहीं होगा। हाँ, तो फिजिक्स में हम लोग क्या है, आपको अगर नहीं पता है तो आप मान लीजिए उस चीज को, मान के आगे बढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे कहूँ कि दोनों वेट बराबर है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं कह सकता हूँ, तो उस चीज को मुझे प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि एक्सेलरेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, मोस्ट लाइकली जो है वो इस तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ ऐसे खड़ा ज्यादा है, 53 एंगल है, यहाँ 37 है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक्सेलरेशन ऐसे होगा। ए मान लेता हूँ एक्सेलरेशन, और ए जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा उससे ही नीचे आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग से दोनों अटैच्ड है, मतलब कंस्ट्रेंट है इनमें कि ये अगर नीचे जाएगा तो इसको उतना ऊपर आना ही पड़ेगा। ये इनका कंस्ट्रेंट है ड्यू टू द स्ट्रिंग। ठीक, तो अब एक्सेलरेशन तो हमने चलो डिसाइड कर लिया कि इस तरीके से हो रहा है, मान लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या देखना होता है, हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले की फोर्सेस देखने होंगे इसके कि क्या क्या फोर्सेस काम कर रही हैं इस पर। ठीक, तो पहले इसी को लेते हैं, इस पे, इसके सेंटर पे इसका मास काम करेगा mg। ठीक, अब दूसरा, इस पे टेंशन काम करेगा इस डायरेक्शन में t। ठीक, अब और कोई फोर्सेस हैं और तो मुझे नहीं दिख रहे हैं भाई, तो टेंशन इधर काम कर रहा है, वेट इधर काम कर रहा है, एक्सेलरेट इधर हो रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो देखिए इस चीज को मैं यहाँ पे आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। सिचुएशन क्या है, ये एंगल 53 है, ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, तो इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है। अब अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर खींचूं तो, और यहां से इसके परपेंडिकुलर एक लकीर खींचूं तो इसके अलावा एक टेंशन काम कर रहा है। ठीक, यही सिचुएशन है। अब आप सोचिए कि ये जो फोर्स है, ये दो 90 डिग्री एक्सिस के, मान लीजिए ये मेरा x है, ये मेरा y है, इसके बीच में है ये दो एक्सिस के। ठीक, अब ये मुझे कैसे पता चला, पता ऐसे चला कि यहां मेरा कांटेक्ट है ब्लॉक और वेज का, तो मुझे ये पता है कि कांटेक्ट पे हमेशा फोर्सेस जो है 90 डिग्री में लगते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ये मैं यहां लिख रहा हूं कि कांटेक्ट फोर्सेस आर ऑलवेज perpendicular to the surface of contact। ठीक है, मतलब एक्शन रिएक्शन को कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो ये हमेशा, अब भाई ब्लॉक और वेज एक दूसरे पे कांटेक्ट में है, तो जाहिर सी बात है ब्लॉक इस पे कुछ फोर्स डाल रहा होगा और इसके अपोजिट में ये इस पे कुछ फोर्स डाल रहा होगा, तभी ये इसके ऊपर है, नहीं तो ये ऊपर चला जाता, नहीं तो इसको दबा के नीचे चला जाता। यहीं पे है, जैसे कि ये मार्कर मेरे हाथ में क्यों है, क्योंकि मैंने भी इसको ऊपर से ऐसे एक फोर्स दे रखा है और इसका वेट इस पे पड़ रहा है।
उसी तरह वेज पे भी होगा, इस पे भी होगा। तो इसीलिए मैंने एक ये बनाया। अब ये जब बना दिया तो इसके 90 डिग्री में एक बना दिया, ठीक है, दूसरा एक्सिस। तो देखा कि ये फोर्स बीच में आ रहा है, मतलब इस फोर्स के कारण ऐसे भी हमको नेचुरली भी समझ में आ रहा है कि ये फोर्स के कारण इधर ही मोशन हो रहा है, इसके वेट के कारण ही, इस फोर्स के कारण ही इधर मोशन हो रहा है, ऊपर इसके कारण नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फोर्स को डिकम्पोज करेंगे दो फोर्सेस में, एक अलोंग दिस एक्सिस, दूसरा अलोंग दिस एक्सिस, ठीक। अच्छा, कैसे करेंगे, हमने अभी आपको बताया हमारा ये एंगल है, यही ना चीज है, 53 है। एक छोड़ ये, एक छोड़ के ये 53 होगा, एक छोड़ के ये 53 होगा, एक छोड़ के ये 53 होगा, मतलब ये और ये इधर आ रहा है, ठीक। तो ये एंगल मेरा 53 हो गया। तो ये फोर्स जो हो गया, ये क्या हो जाएगा, एंगल के साइड वाला mg cos 53। कैसे आया, इसको और एनलार्ज करके दिखाऊं। अब इसी सिचुएशन को मैं दिखाता हूं यहाँ पे, यहाँ दिखाता हूं, ठीक है, इसी को दिखाता हूं। तो क्या है, ये है मेरा एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये है वाई एक्सिस, ये मेरी फोर्स है, ठीक है। तो बस ये एंगल थीटा है, इधर से 90 डिग्री डालो इस पे, तो इधर से 90 डिग्री जो जा रहा है वो इसका कंपोनेंट हो जाएगा, या फिर इधर ही देख लो, ऐसे 90 डिग्री बना लो, ठीक है। ये वाला थोड़ा इतना लंबा होगा ये कंपोनेंट, ठीक, समझ में आया। हमें इस तरीके से पैरेललोग्राम बना लेना है, नहीं समझ में आए तो देखिए, ये इसके पैरेलल यहाँ से मैंने खींचा और इसके पैरेलल यहाँ से मैंने खींचा, पैरेललोग्राम हो गया। तो ये mg cos थीटा हो गया, ये क्या हो गया, mg sin 53, ठीक है, ये आ गया, समझ में आया। इसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, mg cos 53 और एक फोर्स है mg sin 53, ठीक। अब भाई इसके सारे फोर्सेस मेरे को पता चल गए, तो इसका एक्सेलरेशन मुझे निकालना चाहिए। एक्सेलरेशन मेरे को कहाँ पे है, इस डायरेक्शन में है। तो सिंपल है, इक्वेशन लिखते हैं mg sin 53 डिग्री माइनस t इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। साइन 53 क्या होगा, इस ट्रायंगल में देखिए, ये एंगल मेरा 53 है, इसके अपोजिट का एंगल हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर होगा, 53 है तो इसके अपोजिट का एंगल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 4/3, तो mg 4/3 4/5 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, इसके फोर्सेस देखता हूं, ठीक है। इसी तरह से हो गए, एक इसका मास होगा mg, एक टेंशन है t, और इसका वेट के कारण फोर्सेस डिकम्पोज होंगे। तो ये एंगल, ये देखो, अब ये वाला चीज कौन सा है, ये है, ये 37, ये 37 है, तो ये भी 37 होगा, ये भी 37, ये भी 37। तो हमारा अभी कौन सा सिचुएशन है, ये वाला है, तो ये 37 हो गया। तो ये चीज मेरा हो जाएगा क्या, mg cos 37, और ये हो जाएगा mg sin 37 डिग्री, ठीक। ये मेरे काम का नहीं है, इसके अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, इधर भी लगेगा, जो एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर रहा है। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ भी इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट इस फोर्स को देखते हैं।
अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, तो इस तरफ कौन कौन से फोर्सेस है, टी और mg sin 35, तो क्या हो जाएगा t माइनस mg sin 37 इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, अभी ये हो जाएगा t माइनस mg साइन 37 के अपोजिट का परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब 3 बाई हाइपोटेन्यूज 5 इज इक्वल टू एम ए। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ से t निकालते हैं पहले, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m, ठीक है, कॉमन ले लेंगे अगर तो क्या हो जाएगा a प्लस 3 g बाई 5। ठीक है, अच्छा अब इसको जो है हम लोग t इसमें रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा m 4mg, ये 4mg बाई 5 माइनस t की जगह हम लोग ये लिख देंगे, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं t की, तो ये हो जाएगा m a प्लस 3g बाई 5 इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, m देखो इधर भी है इधर भी है, कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, g की वैल्यू हमारी 10 है, 10 रख दो, तो 10 इंटू 4 बाई 5 माइनस a माइनस को अंदर ले लेते हैं, 3 इंटू 10 बाई 5 इज इक्वल टू a। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इधर चला जाएगा a, तो हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 माइनस 6 मतलब 2 हो जाएगा, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब देखो ये आंसर क्या है हमारा, एक्सेलरेशन क्या आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, मतलब हमने जो डायरेक्शन चूज किया है वो बिल्कुल सही चूज किया, अगर गलत चूज किया होता तो नेगेटिव आता, और अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो इसकी वैल्यू 0 आती। ठीक है, तो बहुत इजी है क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा अब क्या है, बोर्ड पे बताने में थोड़ा तो ऐसा होता है मैसी, पर आप लोग धीरे धीरे वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा रिमाइंड कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। बाकी अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसको फिर आगे अटेंड करूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।